चलो चालू किया जाए, शुरू किया जाए भाई, शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, जय महाकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जिसका भी आ रहा है सी नंबर है, याद रखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लुम्बिनी में, कहाँ पर है, आपके लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो प्रणय किया था, है ना, मतलब कह सकते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना जो किया वो किसने किया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है कि सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी वो आपके किसने की थी। यहाँ पर देखिए दूसरे का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दूसरे का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने, दोस्तों याद रखिएगा जौनपुर नगर की जो स्थापना किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, लेकिन किसकी याद में, तो दोस्तों याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराया था। तो इसको ऑप्शन देना है ए नंबर देना है, बी नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अब कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं जौना खान, नहीं, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान नाम था, क्या था, जौना खान नाम था। तो भैया यहाँ पर याद रखिए ये जो बनवाया था वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन किसके नाम पर, तो आपके जौना खान के नाम पर, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों बताइएगा स्थानीय स्वशासन का जो जनक मानते हैं इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी हाँ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है जौनपुर, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो लॉर्ड रिपन है, कौन है, लॉर्ड रिपन को दोस्तों याद रखिए स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों रिपन के समय ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आपका समाप्त किया गया था, है ना। एक शब्द और होता है कि जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी, याद रखिए नियमित जनगणना जो शुरू हुई थी वो आपके 1881 से शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखिए इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम जो आपका लागू हुआ था वो भी इसी समय लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्भव हुआ। तो दोस्तों देखिए भारतीय मुगल चित्रों का जो उद्भव हुआ था वो किसके समय हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा हुमायूं के समय, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, हुमायूं के द्वारा स्टार्टिंग आपकी हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी इनमें से कौन थे। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो आपके इनमें से कौन थे। इसका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि काफ़ी संख्या में दिखने लगे कि यहाँ क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी इनमें से कौन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं, 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आए थे कौन, पुर्तगाली। कौन आए थे, सबसे पहले आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये आपके आए थे भैया 1498 में। कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे, जो कि प्रथम पुर्तगालीज वास्को डी गामा ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां का एक राजा था जमोरिन ने उसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत भी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे स्वतंत्रता नव संग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। दोस्तों बताइएगा स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों ये है आपका लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये अधिवेशन जो आपका लाहौर में हुआ था
इसकी जो अध्यक्षता किया था वो नेहरू जी ने किया था, ठीक है ना। और यहीं से एक प्रस्ताव पारित हुआ था जो कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर में जो रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा लहराया था। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे। यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया आप बताइएगा कि जो भगत सिंह थे, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा अनुशीलन नहीं होगा, यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और इन्होंने ये जो गठन किया था 1924 में यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए यहाँ पर बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए रहिए। देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपके 1931 में, मतलब जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों कहा जाता है किसके प्रयास से संपन्न हुआ था, तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। याद रखिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा रौलट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था। रौलट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय इनमें से पूछा गया है। 9 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जब रौलट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, उस समय देखा जाए तो यहाँ पर कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार किया वो किसने किया था। दोस्तों 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपकी एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा कि ब्लाउजोस्की और कर्नल आल्क ने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मुख्यालय, तो मुख्यालय आपके कहाँ पर था, तो आपके 1882 में RDR जो कि मद्रास में था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अधिकांश मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मतलब अधिकांश जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में घटित होती हैं, जिसका जो तापमान होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में, लेकिन इसका जो तापमान होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने बताया था कि जो तापमान की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताइएगा ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है। जवाब देना है 11 नंबर है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कई बार आपको अच्छे से बताया है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। दोस्तों ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं 11 कब भी बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 11 का सी भी आ रहा है। चलिए खुश रहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऊंचाई के साथ घटता है। याद रखिए ऊंचाई के साथ घटता है। अब आप कहेंगे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन घटता है। अब ये घटता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों हमने बताया था कि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये है आपका क्षोभमंडल नीचे, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी पर कार्बन तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो गैसें होती हैं हल्की गैसें ऊपर रहती हैं। क्या, हल्की गैसें ऊपर रहती हैं, भारी गैसें नीचे रहती हैं। तो कार्बन क्या है, एक भारी गैस है। सूर्य की किरणें जब आती हैं तो कार्बन से क्रिया करती हैं, टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो भारी गैसें नीचे रह जाती हैं, हल्की गैसें ऊपर रहती हैं। मतलब ये हुआ कि कार्बन क्या होता है, नीचे ही रहता है, ऊपर कम रहता है, जिस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा घटता चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर घट गया। लेकिन यहाँ पर जो आता है समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, यहाँ पर गर्म होता है। लेकिन दोस्तों मध्य मंडल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या, मध्य मंडल में एक ऐसी भी परत होती है जहां पर बर्फ जमी रहती है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, 12 नंबर ऑप्शन देना है। देखिए लंदन जो बसा है वो आपके टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर वियना बसा है वोल्गा नदी किनारे, न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के किनारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए बर्लिन, है ना, बर्लिन दिया है राइन, मतलब ऑप्शन जो आपका बी है गड़बड़ी है।
बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी पर स्थित है। याद रखिए, जो बर्लिन है ये आपका जो बसा हुआ है ये आपके जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे, या याद रखिएगा स्प्री नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दोस्तों, दिया गया विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है। तो भैया जहाजी नहर दिया है तो आपका 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए ए नंबर है। ये है मिस्र में जो आपकी स्वेज नहर है। मिस्र में जो स्वेज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। और इस नहर का दोस्तों बनाने का जो कार्य किया गया था ये 1800, देखिए 1858 में फ्रांसीसी एक थे इंजीनियर जो कि फर्डिनेंड के द्वारा आपका शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है शब्द दिया गया है काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताइएगा काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है, काला सोना किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों काला सोना आपका कहा जाता है पेट्रोलियम को, याद रखिएगा काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। दोस्तों पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है ना, और अपना एक व्यावसायिक इसका महत्व भी है। ऑप्शन यहाँ पर करना है, याद रखिए ए नंबर आपको करना है। हाँ ये क्वेश्चन आपको बाद में मिलेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर आपको पेट्रोलियम ही लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक वाइज क्लास में, अब आप देख सकते हैं कह रहा आपसे कि त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर बांग्लादेश। हमने आपको बताया था कि ये जो आपका बांग्लादेश है यहाँ पर आपका त्रिपुरा है और 3 ओर से आपका घेरे हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो मिड डे मील प्रारंभ किया गया वो आपके 1995 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। और याद रखिए इसको जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो किसके द्वारा मिलती है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा। याद रखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इनको सहायता मिलती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया गया है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार जो सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत आपके कीन्स ने दिया है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा, कीन्स हो जाएगा, कीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मुद्रा बाजार किसके लिए होता है। दोस्तों बताइएगा मुद्रा बाजार किसके लिए होता है 18 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों याद रखिए अल्पकालिक कोष के लिए होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है 18 में वो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन आपको लगेंगे। यहाँ पर दिया है मूल्य लेखांकन समीकरण बताइए। मूल्य लेखांकन समीकरण होता है, नोट करिएगा कि संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण जब हुआ था ये कब हुआ था। बताइएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का जो विमुद्रीकरण किया गया ये कब किया गया था दोस्तों, जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ये है आपका 1978 में। कब किया गया था, 1978 में किया गया था, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था और नई मुद्रा को चालू कर दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 32 है इसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कह रहा है और व्यक्तिगत में होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए बताइएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो आपका है यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर आपका 244 कौन सा है, आर्टिकल नंबर 244 में से देखा जाए तो आपके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है, जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। और इनके राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अगर अनुसूचित क्षेत्र आपका है
जहां पर निवास करते हैं, तो उनके आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के नियंत्रण आपके लागू होते हैं प्रशासन के। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों ये बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 75 का फर्स्ट हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 75 का जो फर्स्ट है यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर जिसका आया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा रही है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। दोस्तों कोई अगर सामान्य सदस्यों द्वारा अगर कोई निजी विधेयक पेश करना है, इसकी अधिसूचना की अवधि जो होती है वो कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1 माह होती है। कितनी होती है, 1 माह, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों बताइएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जाना है अल्पसंख्यक से। देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर आपका 29 है और आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 30 है ना, जो कि देखा जाए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर इनको संरक्षण प्राप्त होता है, उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनकी रक्षा तैयार करने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है 26 नंबर में। दोस्तों पादप कोशिका जो बनी होती है किससे, पादप मतलब होता है पौधे, और इनकी जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। याद रखिए सेलुलोज जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और सेलुलोज जो होता है एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है ना। देखा जाए तो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता इन्हीं के माध्यम से होता है। अगर मैं आपसे पूछे कागज निर्माण में किसका प्रयोग होता है, कागज निर्माण में सेलुलोज का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सेलुलोज का प्रयोग भी दोस्तों याद रखिएगा, इसको भी भोजन, जैसे आप क्या होता है ना कि अगर आप कागज खा जाते हैं तो उसका पाचन हो जाता है, एनर्जी भी मिलेगी। आप लकड़ी खाते नहीं हैं लेकिन अगर लकड़ी खा जाए तो भी आपको एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर पाचन क्षमता नहीं है। लेकिन वहीं पर जो सुअर होता है, सुअर, पिग मतलब सुअर, उसके अंदर पाचन क्षमता बहुत होती है। आप देखते हैं गन्ने को कैसे निचोड़ निचोड़ के खाता है ना, बहुत ही ऐसी चीज़ें ऐसे खा जाएगा, उसकी एनर्जी उसको बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। तो हर चीज़ों में एनर्जी होगी, बस उसको पचाने की क्षमता आपके बॉडी में नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे कोहरा कामा बादल कामा कुहासा ये किसके उदाहरण है। कोहरा कामा बादल कामा कुहासा ये उदाहरण जो आपके हैं ये किसके उदाहरण है दोस्तों, जवाब देना है। ये जो उदाहरण है दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये नंबर है, ये होते हैं एरोसोल, इन्हें कहा जाता है एरोसोल कहा जाता है दोस्तों, इन्हें एरोसोल कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कोहरा है, ओस है, कुहासा है, बादल का जलवाष्प हो गया, संघनन प्रक्रिया, ये सभी आपके क्या होते हैं, इन्हें एरोसोल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा जनित नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा जनित नहीं होता है 28 नंबर में। तो दोस्तों प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मलेरिया है, पेचिस है और आपका अमीबियास है। यहाँ पर दोस्तों पोलियो तो नहीं होता है, हमने बताया था पोलियो किससे होता है, ये विषाणु से होता है। पोलियो जो होता है ये विषाणु से होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर पोलियो, ये आपका विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। दोस्तों कह रहा है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज है ना, केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके यकृत के द्वारा होता है। सिंपल सी बात कहें तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जो यकृत होता है केवल ग्लूकोज का उपयोग करता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट उपापचन के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो संचित पोषक तत्व होते हैं वो यकृत में कोशिका द्वारा संचित कर लेता है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है इनमें से कौन होता है 30 नंबर में। दोस्तों आयोडीन की कमी हो जाती है तो आप कहेंगे घेंघा रोग हो जाता है, जिसे गैटर रोग भी कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है घेंघा, या इसे हम लोग गॉटर रोग भी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस रोग में क्या होता है, जो आपके गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है ना। तो यहाँ पर दर्द भी होता है और गले के पास थोड़ा सूजन भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। दोस्तों 36 नंबर ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो किससे होता है। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर आंसर जो लॉक किया जाएगा, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो किस आधार पर होता है। चलिए यहाँ पर दिया है आपसे प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग बताइए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो किसी के उपकार को याद रखता है, जो किसी के उपकार को याद रखता है ना, या जो किसी के उपकार को याद करने वाला, है ना, या किसी उपकार करने वाला, ये दोस्तों कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं यूट्यूब में क्या है, सब कुछ फ्री मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोग सीरियस होकर पढ़ते हैं उनको लगता है कि हम इस चैनल से पढ़े हैं, वो कह सकते हैं कि हम इस चैनल से पढ़े हैं और अच्छा खासा फंसता भी है पूरी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं उपकार को मानते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये है ही नहीं है, सेंस नहीं है कि नहीं चलो यूट्यूब तो फ्री पढ़ाते हैं, सब लोग लगे हैं, तो वो लोग उपकार को नहीं मानते हैं ना। वो लोग तो बिल्कुल एक, चलिए आज के समय में एक वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर कृतज्ञ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गिरीश के लिए संविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर गिरीश के लिए संध बताना है, क्या हो जाएगा। किसी का कमेंट आया था कि सर मुझे संविच्छेद समझ में नहीं आती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक की थ्योरी वाली क्लासें भी आपकी हैं, ट्रिक वाली क्लासें हैं, तो बेसिक की भी क्लासें आप लोग देख लीजिएगा जो कि आपकी हिंदी की हैं, है ना। हिंदी साहित्य भी मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर की भी क्लासें आपकी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये नीचे स्क्रॉल करिए सबसे नीचे, है ना, चैनल खोलिए और नीचे बिल्कुल होम पेज में स्क्रॉल करिए नीचे, तब आपको भी यहाँ पर हिंदी की जो कि प्लेलिस्ट बनी है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो वहाँ पर ट्रिक से भी बताया गया है, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ट्रिक की अगर बात करते हैं तो आपको संधि में कुछ नहीं देखना है, ये बीच वाली मात्रा देखना है, और बड़ी की मात्रा होती है, और बड़ी की मात्रा होती है तो किस में होती है, दीर्घ में होता है। किस में होता है, दीर्घ में होता है। तो ये आपकी हो गई संधि कौन, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर तोड़ा गया है तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर गिर धन ईस क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा गिर धन ईस बनेगा, जो कि ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी वाला कर रहा है। अब दोस्तों बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा मिलकर बनता है बड़ी बनता है। याद रखिए छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटी बड़ी तभी बड़ी ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वाक्य यहाँ पर छाटना है। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है, औद्योगिकरण, याज्ञवल्क, मुमूर्ष और वाल्मीकि। दोस्तों 39 नंबर में ऑप्शन लॉक करिए, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 नंबर में। देखिए 39 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या है। चलिए 39 नंबर है, यहाँ पर लॉक किया जाए भाई। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका दिया है कौन सा, मुमूर्ष। मुमूर्ष जो दिया है बिल्कुल आपका सही है, बस ध्यान देना है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर दोस्तों सी है, ये आपका बी है और ये डी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी वाला जो आपका है कौन सा, मुमूर्ष आपका दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ए और बी सी डी का स्थान परिवर्तन यहाँ पर है ना। याद रखिएगा ये मुमूर्ष जो आपका है बिल्कुल सही है, क्योंकि औद्योगिकरण जो दिया गया है, औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण होता है, ये मात्रा होती है यहाँ से, ये गलत दिया गया है।
याज्ञवल्क होता है ना, याद रखिएगा याज्ञवल्क का जो होता है याज्ञवल्क्य होता है, मतलब याज्ञवल्क ऐसे आपका लिखा जाएगा, यहाँ से आपकी गड़बड़ी है। और वाल्मीकि दिया गया है, वाल्मीकि नहीं होता वाल्मीकि होता है, तो आपके का में जो मात्रा होगी वो आपकी इस प्रकार से होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द आपका दिया गया है, शुष्क का विलोम आपको बताना है। ये बताइएगा कि शुष्क का विलोम क्या होता है, शुष्क का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर शुष्क मतलब सूखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्द मतलब गीला, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों 61 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो चलिए 61 नंबर आपसे कह रहा है, तो कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे यहाँ पर हाजीपुर है, पूर्व रेलवे कोलकाता है, पूर्वी तटीय रेलवे आपका भुवनेश्वर है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कौन सा डी वाला, दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ये गोरखपुर नहीं है, दक्षिण पूर्व मतलब ये हुआ कि दक्षिण ये है ना, पूर्व ये है, ये यहाँ पर आपका कोलकाता वाला आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अर्थात NRC, ये दोस्तों इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, ये इसरो का एक प्रमुख केंद्र है और ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसरो का ही केंद्र है दोस्तों, हैदराबाद में है। यहाँ पर क्या होता है, उपग्रह द्वारा लिए गए जो चित्र होते हैं उनका उपयोग जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है ना। जो भी उपग्रह द्वारा फोटोज ली जाती हैं उनकी जानकारी होती हैं, ये लोगों तक क्या की जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा बताना है कि भाई बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है इनमें से कौन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते तो बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल इजी कह सकते हैं कि सर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर टका हो जाएगी। और टका की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया सी नंबर है, याद रखिए टका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि लोक नृत्य का एक रूप बिहू है और ये किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये बताइएगा बिहू का जो संबंध है वो आपके कहूँ से है। यहाँ पर 64 नंबर में बिहू एक असम का लोक नृत्य है ना, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका 80 नंबर हो जाएगा। ये लोक नृत्य आपके असम में आपका किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और भी आपके कह सकते हैं नृत्य यहाँ पर हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विशाख दत्त, क्या दिया है कि विशाख दत्त द्वारा रचित प्राचीन जो नाटक है मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित है। दोस्तों याद रखिए विशाखा दत्त की आपकी जो नाटक है वो क्या है, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस जो आपका नाटक है ये आधारित है, ये किस पर आधारित है, किस पर फोकस किया गया है। तो याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के जो षड्यंत्र थे उन पर ये फोकस किया गया है। इसका जो ऑप्शन है 65 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो कि सार्क का पूछा गया है स्थापना कब हुई थी। अब सार्क से क्वेश्चन देखो, हमने आपको बताया भी है इस सार्क का मुख्यालय काठमांडू है ना। स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपके 1985 को हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और सार्क में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 है दोस्तों। कौन नहीं शामिल है, तो आपके भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो और प्लस भारत ये शामिल है, लेकिन इसमें से चाइना और जो आपका म्यांमार है ये शामिल आपका इसमें नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है आपके, काठमांडू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गोल्ड लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है। गोल्ड लैंड कहा जाता है, किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों 67 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका म्यांमार है दोस्तों, याद रखिए म्यांमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है आपके कहाँ पर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो आपके कहाँ पर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, खड़गवाला में है। इसका जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछे इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा इंडियन मिलिट्री वाली एकेडमी है आपकी देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में है मिलिट्री एकेडमी। नेशनल डिफेंस कहाँ पर है, नेशनल डिफेंस कॉलेज आपके नई दिल्ली में है। वहीं पर देखा जाए डिफेंस सर्विस जो स्टाफ है नेशनल
जो डिफेंस सर्विस स्टाफ है वो कॉलेज कहाँ पर है, वेलिंगटन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक उनमें से कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे 69 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 69 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। बताइएगा नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, 70 नंबर का ऑप्शन देना है। दोस्तों 70 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन जिसका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है जो आपकी क्रांतियाँ हैं, है ना, कृषि से संबंधित जो आपकी क्रांतियाँ होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनना है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ पर हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखा है, अब उनका यहाँ पर रिवीजन करना है। तो जो लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और ध्यान से यहाँ पर सुनते रहिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है श्वेत क्रांति, और देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखो दिया गया है श्वेत क्रांति की अगर बात करते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो आपके वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, और इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों दिया गया है हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जनक हरित क्रांति के दोस्तों ये उत्पादन आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित आपके हैं। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं, तो गुलाबी क्रांति के जनक आपके दुर्गेश पटेल हैं, और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किससे है, तो आपके झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से है। अगला है नीली क्रांति के जो जनक आपके हैं वो कौन हैं, तो नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्ण हो जाएंगे। और नीली क्रांति में क्या होता है, यहाँ पर मत्स्य पालन होता है, याद रखिएगा। वहीं पर रजत क्रांति दोस्तों आपके अंडे उत्पादन से है। रजत क्रांति के जनक आपकी इंदिरा गांधी हैं, और याद रखिएगा रजत क्रांति अंडे से संबंधित आपकी है। अगला दिया गया है प्रेरित प्रजनन के पिता आपके हैं कौन, प्रोफेसर हरिलाल चौधरी। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पीली क्रांति के जनक कौन हैं, तो सैम पित्रोदा हैं, है ना। याद रखिए पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सरसों से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण क्रांति दिया गया है। स्वर्ण क्रांति के जनक आपके कौन हैं, तो निरपक्ष दूतेज हैं। वैसे ये ज़्यादा आपको इतने डीपली पूछेगा नहीं, है ना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बताइएगा कि स्वर्ण क्रांति के जो जनक आपके हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। चलिए यह बताइएगा जल्दी से कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। चलिए स्वर्ण क्रांति होता है पेट्रोलियम से, है ना, किससे होता है, पेट्रोलियम से होता है, जिसे हम लोग कृष्ण क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति का संबंध आपके सीमेंट उर्वरक, है ना, ऊन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक आपके कौन है, विशाल तिवारी जी हैं। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। काली क्रांति आपके पेट्रोलियम, है ना, प्रोडक्शन से है। सदाबहार क्रांति है कृषि का समग्र विकास से है। और पीली क्रांति दोस्तों देखिए तिलहन के बीज हो गया, तिलहन हो गया, तेल के बीज हो गया, खाद्य तेल हो गया, है ना, सरसों हो गया, सूरजमुखी, मतलब तेल से रिलेटेड जो भी हैं वो आपकी पीली क्रांति हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो ग्रीन गोल्ड क्रांति दिया गया है। क्या दिया है, ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ये आपके हैं चाय उत्पादन से। किससे हैं, चाय उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति आपके किससे है, तो बायोडीजल से। किससे है, तो आपके बायोडीजल से संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। वहीं पर लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है आपके केसर उत्पादन से। किससे है, केसर उत्पादन से है। अगला है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध आपके किससे है, फल उत्पादन से है। किससे है, फल उत्पादन से आपके हैं। अगला है यहाँ पर दोस्तों देखिए मक्का क्रांति, मक्का क्रांति का संबंध है आपके मोटे अनाज के उत्पादन से। किससे है, मोटे अनाजों के उत्पादन से, दोस्तों याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है परामनी क्रांति। देखिए नया क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि परामना क्रांति, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे है, तो आपके आलू उत्पादन से। याद रखिए गोल क्रांति आलू उत्पादन से। वहीं पर सिल्वर फाइबर क्रांति किससे है, सिल्वर फाइबर क्रांति आपके कपास उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है, गोल्डन फाइबर क्रांति है ये आपके जूट उत्पादन से। किससे है, जूट उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति सोना ये
आपके दोस्तों बांस उत्पादन से, हरित सोना क्रांति आपके बांस उत्पादन से है। और अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति में दोस्तों शहद और बागवानी, क्या स्वर्ण क्रांति से शहद और बागवानी हो जाएगा। वहीं पर देखो व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति ये दोस्तों तीसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और ये कपास उत्पादन से संबंधित है। और अगला दिया गया है अमृत क्रांति। दोस्तों अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो अमृत क्रांति दोस्तों नदी परियोजना से संबंधित आपकी है। वहीं पर दिया है थसर या स्लेटी क्रांति जो कि सीमेंट उत्पादन से है। धसर या स्लेटी क्रांति आपके सीमेंट उत्पादन से है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास से संबंधित आपका है। और अगला दिया गया है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति है किसके, तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। वहीं पर दिया गया है सदाबहार क्रांति किससे है, तो सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से है, किससे है, जैव तकनीकी से है। स्लेटी या ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध, देखिए खाकी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके चमड़ा उत्पादन से है, किससे है, चमड़ा उत्पादन से है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति, मतलब भारतीय कृषकों की जो आय थी 2020 तक दुगना करने के लिए यहाँ पर चलाई गई थी। अगला दिया गया है एनएच क्रांति। दोस्तों क्या है, तो एनएच क्रांति दोस्तों याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अर्थात जो दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये 4 शहरों को नेशनल हाईवे के द्वारा जोड़ा जाना ही ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा। देखो इसमें से क्या है, अब आपको लग रहा है इतना कैसे पढ़ेंगे, इसके पहले तो आपने बहुत चीज़ें पढ़ लिया है ना, बहुत चीज़ें नहीं, इसका 75% आपने पढ़ लिया है। 25% आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एग्जाम में अगर कोई नया आ गया तो फिर क्या करेंगे, एग्जाम में अगर नया आ गया तो क्या हो गया, वही पुराना चाल में थोड़ा डालना है, हम तो आपको मजबूत करने के प्रयास में हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति के जनक आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन क्रांति के जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली आपके हैं। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, तो इंद्रधनुषी क्रांति है संपूर्ण कृषि क्षेत्र को विकास से करने से है। और अगला दिया गया खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति जो कि खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। मिल्क मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत का दूध वाला, याद रखिए वर्गीज कुरियन हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है यूनानी क्रांति के जनक कौन है, तो यूनानी क्रांति के जनक याद रखिए भारत में है एमएस स्वामीनाथन। कौन है, स्वामीनाथन आपके हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। अगर हम आपसे पूछें कि हरित क्रांति का जो शब्द दिया वो किसने दिया था, हरित क्रांति का जो शब्द दिया, हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, ये जवाब देना है। जल्दी से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विलियम गॉड। क्या हो जाएगा, विलियम गॉड। ये दोस्तों याद रखिएगा विलियम गॉड क्या है, ये हरित क्रांति शब्द दिया था। दोस्तों याद रखिएगा विलियम गॉड हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति आपके एमएस स्वामीनाथन, विश्व में आपके हैं कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें जितनी भी क्रांतियां थी वो आज इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। और हमारी डेली की क्लास में आपको स्पेशल मिलेगा, हमने बताया है हमारी हर एक क्लास स्पेशल होती है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।